और अब बात करते हैं हुर्रियत की। खबर है कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 2 दशक से ज्यादा समय से हुर्रियत अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रही है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर पाबंदी लगाए जाने की खबरों के बीच कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर लगा तहरीके हुर्रियत कश्मीर का बोर्ड भी उतर गया। सरकार का तर्क है कि ये समूह पिछले 2 दशकों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि उसने यहां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों को यूएपीए के तहत बैन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इनमें गिलानी का गुट चरमपंथी माना जाता है, जबकि उमर फारूक का नरमपंथी। दोनों पर पाबंदी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक प्रपोजल दिल्ली भेजा है। इस कानून के तहत इस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यूएपीए एक्ट के तहत सरकार अब तक जमात इस्लामी और जेकेएलएफ को साल 2019 में ही बैन कर चुकी है। हुर्रियत के चैनल से सीट्स प्रक्योर करके पाकिस्तान में पढ़ने के लिए, ख़ासतौर पे एमबीबीएस की जो सीट्स के लिए गए, उसके दौरान जो पैसे की कलेक्शन हुई और वो पैसा आगे हुर्रियत के जरिए से, हुर्रियत के चैनल से जो टेररिज्म को फंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ। दरअसल केंद्र सरकार को ये भी सूचना मिली है कि शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर युवाओं में अलगाववाद और कट्टरता के बीज बोया जा रहा है। अनुच्छेद 370, डोमिसाइल कानून व अन्य मुद्दों को लेकर युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं। अलगाववादी सोच से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी से बाहर रखने से लेकर उनके पासपोर्ट तक कैंसिल कराने तक की कार्रवाई की जा रही है। अब सेंटर की ये पॉलिसी है कि जो भी सेपरेटिस्ट माइंडसेट का है उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, उसको पासपोर्ट के लिए भी दिक्कत आएगी। तो हर तरीके से जो एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है सेंटर की टुवर्ड्स टेररिज्म, उसे फॉलो करता हुआ यही वजह है कि ये जो प्रपोजल है वो मूव किया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं आगरा से आ रही खबर के साथ, जहां ताजगंज में एक मकान की छत गिर गई, जिसके बाद 2 लोगों की यहां पर जान चली गई। इस हादसे में 15 लोग घायल भी हुए हैं। ये हादसा दरअसल एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को वहां से निकाला गया। घायलों का इलाज फिलहाल स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। जातिगत जनगणना के सवाल पर बिहार के 11 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। खास बात ये रही कि इस प्रतिनिधिमंडल में नीतीश कुमार के साथ उनके धुर विरोधी तेजस्वी यादव भी साथ थे। एक साथ मीडिया से बात भी की। इनके साथ बिहार बीजेपी के एक नेता भी शामिल थे। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी नई राजनीति की ओर इशारा है। देखते हैं रिपोर्ट। जातिवार जनगणना के असुविधाजनक सवाल पर बिहार से आए 10 दलों के नेताओं से आखिरकार प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए नीतीश कुमार 6 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन समय 3 हफ्ते बाद मिला। जाहिर है प्रधानमंत्री से कोई ठोस आश्वासन वो अब भी हासिल नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप लोग सारे दल के नेता थे। प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक सबकी बात को सुना। 10 पार्टी के लोग थे, 10 पार्टी के लोगों ने अपनी पूरी बात कही और सब लोगों की तरफ से जो बात था वो भी हमने अपनी बात रखी। सबका बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने हैं। वैसे इस प्रतिनिधि मंडल में तेजस्वी यादव की मौजूदगी कई इशारे कर रही थी। जातिवार जनगणना पिछड़ी राजनीति की पुरानी मांग रही है, जिससे बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों इनकार करती रही है। इस मांग से नीतीश भी पीछे नहीं हट सकते थे, तो अंततः एक मुद्दे ने दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। बिहार विधानसभा 2 बारी जो है जाति जनगणना जो है पारित कर चुकी है और हम लोग घबरा गए जब मानसून सत्र में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जब बिहार विधानसभा इंक्लूडिंग बीजेपी सभी दलों के साथ अगर पारित कर रही है
तो करना पड़ेगा। अब हर किसी की गिनती हो रही है। अब तो अपर कास्ट से लेकर के आपके जितने SC ST की उनकी तो रिजर्वेशन है ही सब लोगों को, लेकिन अब जब पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली की सबकी गिनती हो रही है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बीजेपी नेता इस मांग के साथ खड़े होने की हालत में नहीं है और इसका विरोध भी नहीं कर सकते। ये दुविधा यहाँ भी दिखती रही। ये सवाल उठा कि उनका कोई बड़ा नेता प्रतिनिधि मंडल में क्यों नहीं। ये नेता कौन किसको भेजा नहीं भेजा, यही तो खूबी और खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि मैं एक गरीब परिवार में शेड्यूल कास्ट चमार जाति में जन्म लेने के बाद परिवारवाद से, वंशवाद से, धर्मवाद से नेता की बात हो रही है, सदन में नेता की बात हो रही है। नहीं, सदन के नेता, वही तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता होता है और बड़ा से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होता है। जहाँ जरूरत होती है कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहता है, उसी कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता है, वही नेता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता और नेता में कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं। अब देखना है प्रधानमंत्री से मुलाकात क्या रंग लाती है। बीजेपी को एहसास है कि जिस पिछड़ा समर्थन ने यूपी में उसे शिखर तक पहुंचाया, वह बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ है। जातिगत जनगणना का उसका विरोध उसे कमजोर करेगा, लेकिन जाति के नाम पर इस नई गोलबंदी में नीतीश और तेजस्वी का साथ जाना अपने आप में किसी इशारे से कम नहीं। पटना में मनीष कुमार और नई दिल्ली में पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। पंजाब की जहां की सियासत का पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही 2 सलाहकारों की वजह से घिर गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों सलाहकारों को सिर्फ सलाह देने तक सीमित रहने को कहा है। दूसरी ओर विपक्ष भी सिद्धू पर हमलावर है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन से लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अंदाजा नहीं था कि उन्हें अपने ही सलाहकारों की वजह से फजीहत उठानी पड़ेगी। उनके एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने फेसबुक पर लिखा, कश्मीर कश्मीरियों का है। भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कश्मीर को हड़प लिया है और अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो धारा 370 और 35A रखने की जरूरत क्या थी। राजा हरि सिंह के साथ विशेष समझौता क्या था। लोगों को बताएं कि समझौते की शर्तें क्या थीं। माली यहीं नहीं रुके। एक दूसरी पोस्ट में तालिबान की हिमायत करते हुए उन्होंने लिखा, अब सिखों और हिंदुओं की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। वो देश के हालात को बेहतर बनाने के लिए राज करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। माली ने एक पंजाबी पत्रिका जन तक पैगाम के जून 1989 अंक का कवर पेज शेयर करते हुए इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया और लिखा कि हर दमन की हार होती है। अब विरोध के बाद उनका बयान सुनिए। मैं देखो जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरी पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्षन आ। सिद्धू के दूसरे सलाहकार भी पीछे नहीं हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की निंदा करने पर सवाल उठाए हैं। इन बयानवीरों पर सिद्धू घिर गए हैं। अपनों के साथ विपक्ष उन पर हमलावर है। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? तो हम कहते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर ने डिसरिस्पेक्ट की मुख्यमंत्री की, तो सिद्धू साहब कौन सी अच्छी भाषा बोलते हैं? सिद्धू साहब ने खुद कहा हुआ कि कौन सा कैप्टन, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद। लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का मानना है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन साफ है कि सिद्धू के सलाहकार वक्त और मौके की नजाकत को समझने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और वक्त हो चला है आपको टॉप न्यूज बताने का। आपको करना ये है कि NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को आप पूरा दिन चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है डेडलाइन पर आमने सामने अमेरिका और तालिबान। दूसरी खबर मिशन काबुल से जुड़ी हुई, जहां से लौट रहे हैं आज 78 लोग।
तीसरी खबर, अफगानिस्तान पर G7 की आज एक अहम बैठक होगी। चौथी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। पांचवी और आखिरी खबर मुंबई से, जहां इस साल भी दही हांडी कार्यक्रम नहीं होगा कोरोना के चलते। तो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।